नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिराग पासवान ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत, रख दी ये शर्तें, बैठक से पहले मची हलचल। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, पूंछ में 2 घुसपैठियों को किया ढेर, हंदवाड़ा में 2 आईडी बरामद। आंटियों के सामने सचिन के घर पर सीमा ने जमकर लगाए ठुमके, औरतों ने ली बलाएं, वीडियो वायरल। कांवड़ यात्रा को लेकर पप्पू यादव का विवादित बयान, शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये आडंबर है। वंदे भारत स्टॉपेज की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा क्या कोर्ट अब तय करेगा कि कोई ट्रेन कहां रुकेगी। क्या करें क्या ना करें, महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों को मिले ऐसे आदेश, जानकर रह गए हैरान। अब समाचार विस्तार से। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि निर्णय चिराग के दिल्ली रवाना होने से पहले रविवार को पटना में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया। एलजेपी का लक्ष्य इन पारंपरिक सीटों और राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की है। दिल्ली में 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी नेतृत्व के सामने नई शर्तें रखी। चिराग पासवान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित लोक जनशक्ति द्वारा जीती गई सभी 6 लोकसभा सीटों को एक और राज्यसभा सीट की मांग की, जो पहले पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के पास थी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि निर्णय चिराग के दिल्ली रवाना होने से पहले रविवार को पटना में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया। एलजेपी का लक्ष्य इन पारंपरिक सीटों और राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की है। एलजेपी की मांग के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। एलजेपी के 2 गुट हैं, एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी दोनों की दुश्मनी से निराश है और चाहते हैं कि दोनों अपने मतभेद को तुरंत सुलझा लें। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसी योजना के तहत केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक दिन पहले पारस से मुलाकात की थी, लेकिन इस कदम से अब आरएलजेपी अध्यक्ष नाराज हो गए हैं। पारस ने कहा कि नित्यानंद राय के कहने से क्या होगा, नित्यानंद राय भाजपा के प्रामाणिक सदस्य नहीं है। उनके बयान पर चिराग खेमे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने इसे भाजपा और गठबंधन धर्म का अपमान बताया। एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक भट्ट ने कहा कि पशुपति कुमार पारस जैसे केंद्रीय मंत्री द्वारा नित्यानंद राय को दिया गया बयान एक बेहद गैर जिम्मेदार बयान है। वह गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भाजपा के मानदंडों को तोड़ रहे हैं। चिराग पासवान की मांग से इतर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया है कि वह भतीजे चिराग के लिए अपनी हाजीपुर लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। दिवंगत रामविलास पासवान ने दशकों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। चिराग ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी निसंदेह हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने दावा किया कि वह पहले से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, लेकिन 18 जुलाई को गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से नियंत्रण मिलने के बावजूद चिराग इसमें शामिल होने को लेकर असमंजस में थे। भतीजे चिराग द्वारा संसदीय क्षेत्र में शनिवार को आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के बारे में पूछे जाने पर पारस ने संवाददाताओं से कहा, उनकी हाजीपुर में कोई हैसियत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह अपना समय वहां क्यों गंवा रहे हैं। एक इंटरव्यू में पारस ने चिराग के इस हालिया दावे को परोक्ष रूप से खारिज किया है। दिव्यांग पासवान चाहते हैं कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़े और कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे बड़े भाई जीवित थे जब मैंने पहली बार सीट से चुनाव लड़ा था। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैदान में उतरा। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता था, मैं राज्य में मंत्री बनकर खुश था, लेकिन दिवंगत पासवान ने कहा कि वह मुझे अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सभी मोर्चों पर आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और सरकार ने आतंकी संबंध में शामिल 3 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया है।
वहीं सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि 2 अत्याधुनिक आईडी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर है और सेना के जवानों ने सोमवार को पूंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 घुसपैठियों को मार गिराया। इसके साथ ही आतंकियों को पीछे से सहयोग करने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के साथ काम करने और रसद मुहैया कराने के आरोप में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए भारतीय सेना के व्हाइट नाइट क्रॉप ने ट्वीट कर बताया कि ऑपरेशन बहादुर पूंछ सेक्टर 17 जुलाई 23 की रात पूंछ सेक्टर में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 2 घुसपैठियों का सफाया कर दिया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एक अन्य आतंकवाद विरोधी अभियान में पुलिस ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के हड़वारा के जोधपुर इलाके में 2 एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि सेना ने हड़वारा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में 17 जुलाई 2023 की सुबह NH 701 के पास जोधपुरा रेंज से 2 आईडी बरामद किए। एक विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और हड़वारा पुलिस ने तेजी से अभियान चलाया। इसके बाद तड़के वोधपुरा वन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जंगल क्षेत्र में छिपाए गए लगभग 5 से 7 किलोग्राम के 2 अत्याधुनिक आईडी बरामद हुए। टीम ने तुरंत पर्याप्त सुरक्षा उपयोग के साथ क्षेत्र में घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि आईडी की सकारात्मक पहचान विस्फोट डिटेक्टरों और आर्मी डॉग से लैस भारतीय सेना की उच्च प्रशिक्षित विस्फोट पहचान टीम द्वारा की गई थी। इसके अलावा बम निरोधक टीम ने आईडी को नियंत्रित विस्फोट किया। भारतीय सेना और हंदवाड़ा पुलिस ने जवानों द्वारा वोधपुरा जंगल के सामान्य क्षेत्र में किसी और आईडी या छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश के गहन तलाशी अभियान फिर से शुरू किया। बयान में कहा गया कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की तत्वरी कार्रवाई से क्षेत्र में बड़ी घटना टल गई। जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन ने आतंक समर्थकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के साथ काम करने और रसद मुहैया कराने के आरोप में कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरावत हुसैन और एक पुलिस कांस्टेबल अशरद अहमद सहित 3 सरकारी अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी आतंकवादियों के लिए आतंकवादी विचारधारा का प्रचार करने के अलावा आतंकवादियों के लिए धन जुटाने का काम करते हैं। जांच के बाद स्पष्ट रूप से स्थापित होने के बाद कि वे पाकिस्तान, ISIS और आतंकवादी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। सरकार ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान की धारा 311C का इस्तेमाल किया है। इन तीनों लोगों के साथ बर्खास्त किए गए लोगों की संख्या 52 हो गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की नीति अपनाई है। इसके बाद जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। ग्रेटर नोएडा में रही सीमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह डांस करती नजर आ रही है। ये वीडियो सचिन मीणा के ग्रेटर नोएडा स्थित गांव रबूपुरा में उनके घर पर रिकॉर्ड किया गया है। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक चर्चा हो रही है। भारत के नागरिक सचिन से मोहब्बत की खातिर अपना मुल्क छोड़कर सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है। पिछले कुछ समय से उनके काफी इंटरव्यूज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी वह पूजा करती नजर आ रही हैं तो कभी शुद्ध हिंदी बोलते हुए। फिलहाल ग्रेट नोएडा में रह रही सीमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह डांस करती नजर आ रही। ये वीडियो सचिन मीणा के ग्रेटर नोएडा स्थित गांव खुपुरा में उनके घर पर रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 17 घंटे पहले का है। कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान से भारत आई सीमा पूरी तरह भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गई। उन्होंने सिर पर पल्लू से पूरी तरह ढका हुआ है और किसी आम भारतीय महिला की तरह नजर आ रही है। सीमा को डांस करते देख आसपास मौजूद महिलाएं उसकी बलाएं लेती और पैसे निछावर करती नजर आई हैं।
वीडियो से लग रहा है कि पाकिस्तानी बहू ने मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं को अपना बना लिया है। सचिन के घर में माहौल बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। सीमा पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। वे 4 बच्चे की मां है। साल 2020 में पबजी गेम खेलते हुए उनकी पहचान ग्रेटर नोएडा को रहने वाले सचिन मीणा से हुई। दोनों का इश्क धीरे धीरे परवान चढ़ा और दोनों पड़ोसी देश नेपाल में 10 मार्च को मिले। सीमा का दावा है कि उन्होंने मंदिर में शादी भी की और इसके बाद अपने अपने मुल्क को लौट गए, लेकिन सीमा सचिन साथ साथ रहना चाहते थे। सचिन ने सीमा से कहा कि वह उसके 4 बच्चों को भी अपनाने को तैयार है। इसके बाद उसने भारत आने का फैसला लिया। वह 10 मई को 4 बच्चों के साथ शारजाह आई। फिर वहां से फ्लाइट लेकर नेपाल के काठमांडू पहुंची। वहां से वह पोखरा तक प्राइवेट गाड़ी से आई। दिल्ली आने के लिए उसने पोखरा से बस ली। रास्ते में उसका सचिन इंतजार कर रहा था। 28 घंटे का सफर तय करके सीमा 13 मई को नोएडा आ गई। यहाँ से सचिन उसको गांव ले गया। वहां दोनों ने एक किराए के घर में रहने लगे, मगर पुलिस को इस बारे में मालूम चल गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सावन में होने वाली कावड़ यात्रा में सिर्फ गरीब लोग ही शामिल होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये वो लोग हैं जो कि अंधविश्वासी हैं और आडंबर से भरे हुए होते हैं। वो यही नहीं, उन्हें शिव भक्तों पर गजब की सलाह दे डाली और कहा कि मनुष्य प्रेम के बिना शिव प्रेम संभव ही नहीं है। ऐसे में शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव अचानक अपने एक बयान से चर्चा में आ गए हैं। उनका ताजा बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर कहा कि ये आडंबर और अंधविश्वास मात्र है। बिहार के हाजीपुर में पप्पू यादव से जब सावन में भगवान शिव में आस्था रखने वाले और जल चढ़ाने जाने वाले लोगों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग अंधविश्वास के शिकार हैं और पूर्ण रूप से आडंबर हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि सावन में होने वाली कावड़ यात्रा में सिर्फ गरीब लोग ही शामिल होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग अंधविश्वास में हैं और आडंबर से भरे होते हैं। वो यही नहीं, उन्होंने शिव भक्तों को गजब की सलाह दे डाली और कहा कि मनुष्य प्रेम के बिना शिव प्रेम संभव नहीं हो सकता। ऐसे में शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव के इस बयान का असर हंगामे के रूप में देखने को मिल सकता है। पप्पू यादव के लिए ये पहली बार नहीं जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो, बल्कि अक्सर उनके बयान सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने एक बार रेप केस की पीड़िता लड़की व महिलाओं की हालत के लिए उनके परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पप्पू यादव ने कहा था कि बलात्कार की घटनाओं का दंश झेलने के लिए पीड़िता का परिवार ही जिम्मेदार होता है। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी परिवार को ऐसे कुछ भी लगता है तो उसे अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें खास तौर पर अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। ये सभी गलतियां हमारे परिवार के लोग ही करते हैं। हाल ही में पप्पू यादव ने भागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के लिए फांसी की सजा मांगी थी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बात कही थी। तिरुकेरल के मलपुरम जिले के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और दक्षिण रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक छोटी दूरी की ट्रेन सेवा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वंदे भारत ट्रेन केरल के तिरू रेलवे स्टेशन पर रुके। अदालत ने कहा कि यह सरकार के नीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पीटी सजेश द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से लेकर इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, आप चाहते हैं कि वंदे भारत तिरू में रुके, हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये कार्यपालिका के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे खारिज कर दिया गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या कोर्ट अब ये भी तय करेगा कि ट्रेन कहाँ रुकेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम आगे चलकर ये भी तय करेंगे कि राजधानी ट्रेन भी कहाँ कहाँ जाकर रुकेगी। ये नीतिगत मसला है। तिरुकेरल के
मलपुरा जिले का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है और दक्षिण रेलवे के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक छोटी दूरी की ट्रेन सेवा है। वहीं पीटीआई भाषा के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत ट्रेन की एक बोगी के बैटरी बॉक्स में सोमवार सुबह आग लग गई। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। बोगी में 20 से 22 यात्री थे और उन्हें तुरंत दूसरी बोगी में स्थानांतरित किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 5:40 पर भोपाल से रवाना हुई। श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, जब यह कल्हार स्टेशन से गुजर रही थी तो स्टेशन प्रबंधक ने C14 बोगी में बैटरी बॉक्स में धुआं निकालते देखा, जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और ट्रेन को कार्रवाई कैथौरा स्टेशन पर रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों ने सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाया। अधिकारी ने कहा कि बैटरी बॉक्स बोगी के नीचे यात्री की सीटों से काफी दूर रहता है। बैटरी बॉक्स में आग लगते ही विद्युत सुरक्षा प्रणाली ने बैटरियों को उसे अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि बैटरियां हटा दी गई और आग बुझा दी गई। अधिकारी ने बताया कि रेलवे कर्मचारी मरम्मत का काम कर रही है। जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया है कि वे 9 बागी विधायकों को और बाकी एमएलए को एक साथ बैठने दें। जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेकर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले 9 विधायकों के अलावा बाकी विधायकों को अलग बैठाया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक को आज से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के लिए 2 अलग-अलग दिशा निर्देश मिले हैं। अजीत पवार ने विधायकों से कहा कि वे बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ बैठे, जबकि एनसीपी के चीफ जितेंद्र आव्हाड ने विधायकों से विपक्ष की कुर्सी पर बैठने को कहा। जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया कि वे 9 बागी विधायकों और बाकी एमएलए को एक साथ बैठने न दें। जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावेकर को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले 9 विधायकों के अलावा बाकी विधायकों को अलग बैठाया जाना चाहिए। एनसीपी विपक्ष में और हम नहीं बैठना चाहते। नावेकर ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मामले में कौन सत्ता में है और कौन नहीं, इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था, इस बात पर बहुत विचार विमर्श और बहस होगी। यह कैसे तय किया जाए कि वास्तविक एनसीपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इस महीने की शुरुआत में चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अजीत पवार ने नेता विपक्ष के पद में इस्तीफा देकर कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। रविवार को अजीत पवार ने वफादार एनसीपी नेताओं के साथ अपने आवास देवगिरी बंगले पर बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की थी। मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों के साथ बैठक में शामिल हुए जयंत पाटिल को भी सुप्रिया सुले ने वाईबी चौहान सेंटर में बुलाया था। गौरतलब है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे समेत शपथ लेने वाले अन्य 9 विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे, जबकि शरद पवार, सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल ने भी इस बैठक में शिरकत की। 12 जुलाई को शरद पवार से अवगत कराने के बाद अजीत पवार की अगुवाई वाले गुट की यह पहली बैठक थी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।